सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लासों में हम लोगों ने वर्ण, शब्द और वाक्य इस चैप्टर का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने अपनी पिछली क्लास में वाक्य के विषय में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम लोगों ने जाना था कि वाक्य का समान अर्थ क्या है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों के कथनों के द्वारा भी हम लोगों ने वाक्य के संप्रत्यय को समझा था। इसके बाद विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा था कि वाक्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि वाक्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी वाक्य के भेद दो प्रकार से हैं। पहला रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम लोगों ने रचना की दृष्टि से वाक्यों का अध्ययन कर लिया था। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के हैं। नंबर 1 सरल या साधारण वाक्य, नंबर 2 मिश्रित वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। इन सभी का अध्ययन करने के बाद विद्यार्थियों आज हम आ गए हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पर। तो विद्यार्थियों आज हम लोग अध्ययन करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों का। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्गीकरण शामिल हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला वर्गीकरण है वो है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें किसी कार्य के होने का बोध सम्मिलित होता है। ठीक है, अर्थात वो वाक्य जो किसी कार्य के होने का बोध निरंतर करा रहे हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है ना, पंकज भोजन कर रहा है, ठीक, गीता गाना गा रही है। विद्यार्थियों गौर करने की बात है, ये जो तीन वाक्य मैंने आपके सामने रखे इसमें किसी न किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। जैसे गीता पुस्तक पढ़ रही है तो वो पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रही है, ठीक है। पंकज खाना खा रहा है तो वो भोजन करने का कार्य कर रहा है, आदि आदि। तो इस प्रकार विधिवाचक वाक्य में कार्य के होने का हमें बोध होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट भेद है वो है निषेधात्मक वाक्य, ठीक है, या निषेधवाचक वाक्य। विद्यार्थियों जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, निषेध शब्द का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कोई चीज के ना होने की बात हो, ठीक है। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध हो, जैसे भी आप विधिवाचक वाक्य में आप क्या देख रहे थे कि कार्य के होने का बोध हो, यहाँ पे क्या है कि किसी कार्य के ना होने का बोध हो, तो वो वाक्य हमारे कौन से हैं, निषेधवाचक वाक्य हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज मैं भोजन नहीं करूंगी, ठीक है, आज मोहन विद्यालय नहीं गया, ठीक है, आज बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वाक्य हैं इनमें क्या है कि किसी न किसी रूप में किसी न किसी काम के ना होने की बात सामने आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, निषेधात्मक वाक्य। अब हम अपने नेक्स्ट भेद पर आते हैं जो कि प्रश्नवाचक वाक्य। विद्यार्थियों जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, प्रश्नवाचक वाक्य में किसी से प्रश्न पूछना सम्मिलित होता है। अभी विद्यार्थियों जब हमने ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर को विस्तृत रूप से पढ़ा था, सेपरेट रूप से पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें व्यक्ति सामने वाले से प्रश्न करता है और साथ ही साथ उत्तर की आकांक्षा भी रखता है, ठीक है। जैसे क्या आज मोहन विद्यालय जाएगा, ठीक, क्या आज राम खाना नहीं खाएगा, ठीक है, या नीता को गणित कौन पढ़ा रहा है। तो ये जो वाक्य हमारे हैं आपने देखा उदाहरण के रूप में, इसमें जितने भी वाक्य मैंने प्रस्तुत किए गए, जितने भी वाक्यों के द्वारा मैंने प्रश्न किया, इसमें सब में उत्तर की जो है अपेक्षा शामिल थी, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा वो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जैसा कि वाक्य स्वयं बता रहा है कि किसी को आज्ञा या आदेश देने से संबंधित वाक्य, अर्थात जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश देना सम्मिलित हो या प्रकट हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण पे हम से समझेंगे कि जाओ मोहन बाजार से सब्जी लेकर आओ, ठीक है, या जाओ मीता मेरे लिए चाय बना के लाओ, ठीक। तो
इस प्रकार के वाक्यों में हमने देखा विद्यार्थियों कि हमने किसी को जो है आदेश दिया कोई कार्य करने के लिए, तो ये जो हमारे वाक्य थे क्या थे? आज्ञावाचक वाक्य थे। इसके बाद हम बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य की। संकेतवाचक, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी बात का संकेत देना, ठीक है। तो विद्यार्थियों, जिस वाक्य में किसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत सम्मिलित हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वो थोड़ी दूर पर श्याम का घर है, या यहाँ से जाने पर बाएं मुड़ने पर जो घर है उसी में गीता रहती है, ठीक है। इसके अलावा संकेत के बाद अगर एक ऐसे भी वाक्य इसमें सम्मिलित होते हैं जिनसे आगे की बात भी स्पष्ट होती है। जैसे अगर आप कहें तो मैं आपके साथ गीता के घर तक चलूं, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं विद्यार्थियों, वो हमारे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विस्मयबोधक वाक्य की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विस्मय यानी कि किसी कार्य में या किसी वाक्य में जब हमें आश्चर्य का बोध होने लगे, विस्मय का बोध होने लगे, तो वो विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि अरे वह पास हो गया, है ना। अरे आज तुमने तो पूरे घर की सफाई कर डाली, ठीक है। तो ऐसा क्या है, ये वाक्य में मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है कि हम जिससे ये बात कर रहे हैं, जिसके प्रति आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, उससे हमें इन कार्यों की अपेक्षा नहीं थी। इसलिए यदि उसने ये कार्य कर दिखाया, यानी कि वो अगर पास हो गया और वो उसने पूरे घर को साफ कर दिया, तो ये क्या है, हमारे लिए एक विस्मय की बात है। तो ऐसे वाक्य क्या है, विस्मयबोधक वाक्य हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या है, जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें कोई संदेह भ्रम की स्थिति प्रकट हो रही हो, वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे किसको उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे मैं कहूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझको देखकर वो वापस लौट जाए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रास्ते में देख के शाम घर वापस लौट जाए, ठीक है। या कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचूं गाड़ी छूट जाए। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, संदेह का अभिव्यक्तिकरण है। किसके अंतर्गत? संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत, ठीक है। कि हमें इस कार्य में करने में हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो विद्यार्थियों, इसी क्रम में जो हमारा अंतिम वाक्य है वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिस वाक्य में हम किसी के प्रति शुभ इच्छा या सद्भावना को व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि तुम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होके संसार में यश कमाओ, ठीक है। भगवान करे तुम दीर्घायु हो। तो ऐसे जो वाक्य हैं वो हमारे इच्छावाचक वाक्य हैं। मतलब हम जिसको ये कह रहे हैं उसके प्रति हमारी ये क्या है, सद्भावना है कि तुम ऐसा कार्य करो या तुमको ऐसी आयु प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, आज की अपनी इस क्लास में हमने देखा कि हमारे वाक्य कितने प्रकार के हैं। ये वर्गीकरण अभी हम जो देख रहे थे, हम लोगों ने वाक्य अंतर्गत देखा कि अर्थ की दृष्टि से हमारे वाक्य कितने प्रकार के हैं। तो हमने ये जाना कि अर्थ की दृष्टि से हमारे वाक्य के भेद 8 प्रकार के हैं। इन सभी भेदों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। तो मैं आशा करती हूँ विद्यार्थियों, ये सभी भेदों के बारे में आपको जो है स्पष्ट हुआ होगा और आप इन सभी के बारे में अच्छे रूप से आपको अध्ययन आपने किया होगा। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के प्रकरण को लेंगे। धन्यवाद।